एक ऐसा गांव जहां पर रहने वाले लोग रात को जगते हैं और दिन को सोते हैं, क्योंकि रात में उस गांव में एक ऐसी आत्मा आ जाती है जो किसी को भी पजेस करके गांव के लोगों को मारना शुरू कर देती है। इसलिए अब गांव के लोग उस आत्मा को भगाने के लिए देवी नाम की एक लड़की को अपने गांव में बुलाते हैं। तो अब कौन है यह आत्मा और गांव के लोगों को क्यों मार रही है? क्या देवी नाम की लड़की गांव के लोगों को बचाने में कामयाब हो पाएगी? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में। आज की हॉरर कहानी एक कमाल की लव स्टोरी से जुड़ी हुई है जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक काली घनी रात से। हम एक परछाई को देखते हैं और पायल की छन छन आवाज हमें सुनाई देने लगती है। तभी एक घर में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जब उस घर में रहने वाली महिला दरवाजा खोलकर बाहर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इसीलिए वो फिर से अपने घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक एक आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और वो महिला अपने ही पति का सर पटक पटक कर उसे जोर जोर से मारने लगती है। अब उसके पति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वो आत्मा गांव के लोगों से कहती है कि आज से इस गांव में ऐसा ही तांडव मचेगा। यहाँ पर रहने वाले किसी भी परिवार को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब दोस्तों, ये आत्मा कौन है और गाँव के लोगों को क्यों सता रही है, ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब उसके अगले सीन में हम एक बहुत बड़े घर को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने वाला परिवार बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि उनकी लड़की को एक आत्मा ने पजेस कर लिया था। तभी वहाँ पर लड़की के पिता जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो राजू बताता है कि डॉक्टर तो आए थे, लेकिन जब वो आपके बेटी का इलाज करने के लिए गए तो वो तो खुद ही पेशेंट बन गए। आपकी बेटी का डरावना चेहरा देखकर वो यहाँ से भाग गए। इसलिए मैंने गांव के पंडित जी से बात की है। उन्होंने मुझे कहा है कि देवी नाम की एक लड़की है जो भूतों को भगाने का काम करती है। अगर वो यहाँ पर आ जाएगी तो हमें इस आत्मा से छुटकारा जरूर मिलेगा। तो लड़की का पिता पूछता है तो अभी वो लड़की कहाँ पर है? और उसके अगले ही सीन में हमें हमारी कहानी की मुख्य किरदार देवी को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही मॉडर्न लड़की है। अब देवी उस परिवार के घर पर आती है। पजिस हुई लड़की को एक चेयर से बांध दिया जाता है, लेकिन वो लड़की जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं इन सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगी, सब लोगों को एक एक करके मार डालूंगी। फिर देवी उसके माथे पर अपना हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। वो अपने शक्तियों से उस आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर लेती है, जिसके बाद वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं देवी एक सुनसान जगह पर आती है और उस आत्मा को आजाद कर देती है। देवी उस आत्मा से पूछती है कि तुम कौन हो और उस लड़की को परेशान क्यों कर रही हो। वो आत्मा बताती है वो लड़की मेरी सगी बहन है। मेरे मरने के बाद मेरा पूरा परिवार मुझे भूल ही गया और मेरी बहन को ही सबसे ज्यादा प्यार करने लगा। इसलिए मैं अपनी बहन को तकलीफ देना चाहती हूँ ताकि वो मुझे याद करते रहे। तभी देवी कहती है तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे परिवार को समझा दूंगी, जिससे वो लोग तुम्हें हर त्योहार, तुम्हारे जन्मदिन और हर शुभ दिवस पर याद करेंगे। तुम्हारे लिए अलग से खाने की थाली भी रखेंगे और एक दिया भी जलाएंगे। फिर वो आत्मा कहती है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, और वो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं चिट्ठी नाम का एक लड़का देवी की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहा होता है और उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स देखकर उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। पहले तो देवी कॉल नहीं उठाती, लेकिन उसके कुछ देर बाद वो खुद ही उस लड़के को कॉल करती है। तो चिट्ठी उसे अपने गांव की समस्या के बारे में बताने लगता है। चित्तूर के पास देवगुड़ा नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव है, लेकिन यहाँ पर एक आत्मा गांव के लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। मुझे लगता है कि आप ही हमारी मदद कर सकती है। लेकिन देवी कहती है कि मैं तो दूसरे देश जाने वाली हूँ, वहाँ से लौटने के बाद मैं आपके गाँव में आ जाऊंगी। और इतना कहकर वो फोन को कट कर देती है। अब रात को गांव के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। तभी चिट्ठी वहां पर आकर बताता है कि हमारे गांव में एक देवी नाम की लड़की आने वाली है जो हमारे गांव का भूत भगाने में हमारी मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि उसके अगले ही दिन देवी उस गांव में पहुंच जाती है, लेकिन ये पूरा का पूरा गांव सुनसान था। वहां पर देवी को एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। इसलिए वो पोस्ट ऑफिस के पास रुकती है और चिट्ठी को कॉल करती है और बताती है कि मैं तुम्हारे गाँव आ चुकी हूँ। तो अब चिट्ठी तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। देवी बताती है कि मेरा जर्मनी जाना कैंसिल हो गया, इसलिए मैं तुम्हारे गांव का केस सॉल्व करने के लिए आई हूँ। लेकिन ये क्या, तुम्हारा गांव इतना सुनसान क्यों है? यहाँ पर रहने वाले लोग कहाँ पर है?
चिट्ठी बताता है कि सभी लोग सो रहे हैं मैडम। यहाँ पर रहने वाले लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, क्योंकि रात को वो आत्मा किसी को भी पजेस कर लेती है। तभी वहाँ पर एक पागल आदमी आता है और वो देवी को अजीब तरीके से देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चिट्ठी देवी को रहने के लिए एक कमरा दिखाता है और देवी वहाँ पर अपनी बोतल और सामान रख देती है। अब उसके कुछ देर बाद रात को गांव के सभी लोग सरपंच के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये सभी लोग भूत भगाने वाली देवी को देखने के लिए आए थे। गांव का मुखिया कहता है कि मैडम आप यहाँ पर आई, ये बहुत ही अच्छी बात है। चिट्ठी तुम इन्हें हमारा पूरा गांव दिखाओ। और देवी गांव के लोगों से मिलने के लिए चल जाती है। तभी वहाँ पर दो लेडी बैठकर आत्मा के बारे में बात कर रही थी। देवी उनमें से एक लेडी को पूछती है कि आत्मा आपके अंदर आने के बाद आपको कैसा लगता है। वो महिला बताती है कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जोर जोर से चिल्लाने का मन करता है और उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ ये तो मुझे खुद ही होश नहीं रहता। गांव के लोग कहते हैं कि मेरे अंदर आत्मा आने के बाद मैं किसी को नहीं छोड़ती, यहाँ तक कि मैं अपने पति को भी मारने पीटने लगती हूँ। अब ये सब बातें सुनने के बाद देवी गांव के और लोगों से मिलने के लिए चल जाती है। वो लोग देवी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज आप इस आत्मा को हमारे गांव से जल्दी दूर भगा दीजिए। लेकिन देवी कहती है कि आप लोग पहले के जैसे दिन में काम करना शुरू कीजिए और रात को सोया कीजिए। जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो आत्मा आपको कुछ भी नहीं करेगी। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं देवी उस गांव के सुनसान इलाके में निगरानी करने के लिए चल जाती है। वहां से वो सीधा गांव के घर के पास आकर रुक जाती है। उस घर को देखकर देवी को कुछ अजीब सी वाइब्स आने लगती है। देवी गांव के पुजारी से पूछती है कि ये किसका घर है। पुजारी बताते हैं कि ये माधवराव जी का घर है। ये एक बहुत ही मशहूर आदमी है, पेपर में कहानियां और कविता लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से अब वो अपने घर के बाहर नहीं निकलते। उन्होंने गांव के लोगों के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। खैर अब रात को एक महिला के अंदर आत्मा आ जाती है और वो महिला अपने ही पति को मारना पीटना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर देवी और चिट्ठी पहुँचते हैं और देवी उस महिला को देखकर उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है और चिट्ठी से कहती है कि ये तो नाटक कर रही है, इसके अंदर कोई भी आत्मा वात्मा नहीं है। फिर चिट्ठी उस औरत से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो बताती है कि मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, इसलिए मैंने उसे डराने के लिए ये सब कुछ नाटक किया। देवी कहती है कि तुम्हारे इस नाटक की वजह से गांव के लोगों के दिमाग पर क्या असर होगा इसका क्या अंदाजा भी तुम्हें है। पहले से इस गांव में दहशत का माहौल है और तुम ऐसी हरकतें करोगी तो गांव के लोग एक दूसरे पर विश्वास कैसे करेंगे। इस तरह से वो उस महिला को डांट कर वहाँ से चली जाती है। मुखिया जी के घर पर आने के बाद वो वहाँ पर एक चूड़िया पहनाने वाले आदमी को देखती है और उस आदमी के हाथ पर कुछ अजीब तरह का निशान बना हुआ था जिसे वो नोटिस करती है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कुछ बच्चे देवी के साथ खेलने की जिद करने लगते हैं, लेकिन देवी उन बच्चों को कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उस पेड़ से अमृत लाकर दोगे। और वो बच्चे अमृत लाने के लिए अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये तो माधव जी का घर होता है। वो इन लोगों को अमृत देकर उनसे बिना बात किए वहाँ से चले जाते हैं। देवी सोचने लगते हैं कि इनके साथ ऐसी कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से इन्होंने गांव के लोगों के साथ संबंध तोड़ दिए। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं माधवराव कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग और एक आदमी और उसकी पत्नी अपने बेटे का श्राद्ध पूरा करके आ रहे होते हैं। वो आदमी माधवराव को देखकर कहता है कि तुम्हारी पोती की वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। हम लोगों को दुख देकर तुम लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और यहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर सुजाता नाम की एक लड़की आती है और इस झगड़े को रोकती है। वो उस आदमी से कहती है कि इनकी पोती तुम्हारे बेटे को क्यों मारेगी। वो आदमी कहता है कि इसकी पोती ने पैसों के लालच में आकर मेरे बेटे सीनू को अपने पैर में फंसाकर उसे मार डाला। तभी सुजाता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सच तो यह है कि मैं तुम्हारे बेटे सीनू के साथ प्यार करती थी और सीनू भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन सीनू मर गया और मैं बच गई। सुजाता देवी से कहती है कि मैडम आप तो मेरी बातों पर यकीन कीजिए, इस गाँव के लोग तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर देवी उसे शांत करती है। उसके कुछ देर बाद सुजाता को वो अकेले में ले जाकर उससे कुछ बातचीत करने लगती है। चिट्टी उससे पूछता है कि सुजाता, माधवराव की पोती लच्छी कहाँ है और क्या वो सच में सीनू से प्यार करती थी या फिर पैसों के लिए वो सीनू को मारकर यहाँ से भाग गई। सुजाता बताती है कि वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो एक बहुत ही नेक दिल इंसान थी। और अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। सुजाता बताती है कि लच्छी और मैं दोनों ही बचपन के दोस्त थे। ऐसे एक दिन लच्छी का जन्मदिन था। मंदिर में पूजा पाठ करके वो सीधा अपने घर पर आती है। उसके दादा दादी उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। दादाजी पूछते हैं कि बताओ बेटी तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। लच्छी कहती है कि दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाइए। और इस तरह से ये तीनों लोग बहुत ही हंसी खुशी रहते थे। अब ऐसे ही एक दिन लच्छी रास्ते से जा रही होती है।
तभी वहाँ पर विक्की नाम का एक लड़का आता है जो उसे बचपन से प्यार करता है। विक्की लच्छी के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। लच्छी कहती है कि ये प्यार व्यार मैं नहीं जानती, मेरे लिए तो मेरे दादा और दादी ही सब कुछ है। विक्की कहता है ठीक है, जब तक तुम नहीं मानोगी तब तक मैं तुमसे ऐसे ही पागलों की तरह प्यार करता रहूंगा। और ये बात सुनकर लच्छी थोड़ा सा मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीनू, सुजाता और विक्की और लच्छी की लव स्टोरी दिखाई जाती है। अब सीनू और लच्छी को एक साथ देखकर गांव के लोग सोचने लगते हैं कि माधवराव की पोती पैसों के लिए सीनू को अपने प्यार में फंसा रही है और वो लच्छी को गलत समझ बैठते हैं। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुजाता, सीनू, लच्छी और विक्की ये एक जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। सुजाता कहती है कि मेरे परिवार वाले तो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। कल मुझे एक लड़का देखने के लिए आ रहा है और उसने मुझे पसंद कर लिया तो मेरे पिताजी तो उससे ही शादी करा देंगे और मेरे पिताजी सीनू के साथ मेरी शादी नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने आज रात ही भागने का फैसला किया है। अब रात हो जाने के बाद लच्छी और सुजाता घर पर जा रहे होते हैं। तभी सुजाता लच्छी से पूछती है कि लच्छी, तू विक्की से प्यार करती है या नहीं। लच्छी कहती है कि मैं अपने दादा और दादी के बारे में सोचकर अब तक पीछे हट रही थी, लेकिन अब उन्हें ये बात पता नहीं होगी कि मैं भी विक्की से प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद तुरंत ही सुजाता अपने बैग में कुछ सामान वामान भरने लगती है ताकि वो सीनू के साथ भाग सके। लेकिन तभी अचानक सुजाता की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। इसलिए सुजाता लच्छी के पास जाकर कहती है कि सीनू मेरा बाहर इंतजार कर रहा होगा। लच्छी, तुम उसके पास जाओ और उसे कहो कि सुजाता की माँ को हार्ट अटैक आ गया है, इसलिए वो आज तुम्हारे साथ भाग नहीं सकती। और दोस्तों यही बात बताने के लिए लच्छी सीनू के पास जाने लगती है। लेकिन उसके अगली सुबह पहाड़ी इलाके में गांव के कुछ लोगों को सीनू की लाश मिलती है। कुछ ही देर में सीनू के माता पिता वहां पर पहुंचते हैं और अपने बेटे को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तभी वो चूड़िया बेचने वाला आदमी कहता है कि रात को मैंने सीनू और लच्छी को एक साथ देखा था और आज सुबह से गांव में लच्छी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। और बाकी के गांव वाले भी कहने लगते हैं कि लगता है लच्छी सीनू को मारकर उसके पैसे लेकर भाग गई। सीनू के माता पिता और वो लोग उस लाश को गांव में लेकर आते हैं। तभी माधवराव और उनकी पत्नी वहां पर आते हैं। सीनू के पिताजी गुस्से में आकर माधवराव को बहुत ही भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम्हारी पोती लच्छी मेरे बेटे सीनू से प्यार करती थी, लेकिन जब मेरे बेटे ने उसे ना कहा तो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मार डाला। जिस पर माधवराव और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि सुबह से हमारी बच्ची लच्छी भी कहीं लापता है और वो आपके बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन सीनू के पिता तो उनकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और गांव के लोग भी माधवराव के ऊपर इल्जाम लगाकर उन्हें और उनकी पत्नी को पत्थर से मारने लगते हैं। तभी वहां पर गांव के मुखिया जाते हैं और उन लोगों को रोक लेते हैं। वो माधवराव जी से पूछते हैं कि बताओ आपकी बेटी कहाँ पर है। आपकी बेटी लच्छी गांव के लोगों के सामने नहीं आएगी तो गांव के लोग उसे ही गलत समझ बैठेंगे। लेकिन माधवराव जी कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि लच्छी कहाँ गई है, हमारे जीने का तो वही एक सहारा है। लेकिन गांव के लोग उनकी एक भी बात नहीं मानते और उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं। तब माधवराव जी कहते हैं कि गांव के लोगों ने आज हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, इन घिनौने आरोपों को सुनकर हम जीते जी मर चुके हैं। तब गांव के सरपंच जी कहते हैं गांव वालों शांत हो जाओ, हम इन दोनों को हमारे गांव से बाहर जाने नहीं देंगे क्योंकि इन दोनों की तलाश में इनकी बेटी लच्छी कभी भी यहाँ पर आ सकती है। और तब से माधवराव जी का परिवार गांव के लोगों से अलग हो गया। अब यहाँ हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सुजाता कहती है कि मेरे सीनू को किसने मारा और लच्छी का क्या हुआ उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी दो छोटी बच्चियां नीचे आंगन में झगड़ रही होती है। ऊपर से ये तीनों उन्हें देखते हैं और उनका झगड़ा सुलझाने के लिए नीचे आते हैं। सुजाता पूछती है कि अरे तुम झगड़ क्यों रही हो। तो वो लड़की पायल और अंगूठी दिखाती है, जिसे देखकर सुजाता कहती है कि अरे ये गहने तो लच्छी के हैं, ये तुम्हें कहाँ मिले। वो बच्ची बताती है कि गांव के बाहर एक बहुत बड़े पेड़ के पास, इसलिए अब ये लोग तुरंत ही उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और इधर उधर और भी सुराग ढूंढने लगते हैं। तभी एक जगह पर आकर देवी का सर बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। वो उन दोनों को कहती है कि इसी जगह पर खुदाई करो, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और दोस्तों जब ये लोग उस जगह पर खुदाई करते हैं तो वहां पर उन्हें कंकाल और गहने मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कंकाल और गहने लच्छी के हैं। देवी कहती है कि लच्छी को किसी ने मारकर दफना दिया और इस गांव के लोगों को परेशान करने वाली आत्मा और कोई नहीं बल्कि लच्छी की ही है। अब गांव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है, इसलिए सभी लोग देखने के लिए उस जगह पर जाने लगते हैं। तभी वो धोबी और नाई कहते हैं कि लच्छी की तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमने उसके दादा और दादी को पत्थर से मारा, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि लच्छी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब यहाँ इस तरफ उस पेड़ के नीचे माधवराव और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते
लगते हैं, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनकी पुत्री लच्छी एक ना एक दिन उनके गांव जरूर आएगी। लेकिन अब तो उसका कंकाल मिल चुका है। लच्छी को प्यार करने वाला विक्की भी फूट फूट कर रोने लगता है। माधवराव खड़े होकर गांव के लोगों से कहते हैं कि अब तो आप लोगों को ठंडक मिल गई ना। आपने मेरी पोती को चोर कहा, हत्यारिन कहा, आप लोग तो उसे मारना चाहते थे। अब देखिए आपकी मुराद पूरी हो गई। ऐसा कहकर माधवराव और उनकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। खैर, अब रात को चिट्टी और देवी बात कर रहे थे। देवी कहती है कि सीनू को किसने मारा और देवी को मारकर वहां पर किसने दफनाया था। अगर ये पता चल जाए तो हम इस आत्मा से गांव को बचा सकते हैं। अब उसके अगली रात हम लच्छी की आत्मा को देखते हैं। वो गांव के सभी औरतों को अपने वश में कर लेती है और उन्हें उसी पेड़ के नीचे लेकर आती है। ये देखकर गांव के सभी लोग भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सभी औरतें कहती है कि अगर आने वाली अमावस्या तक लच्छी को जिसने मारा है उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो मैं गांव के सभी लोगों को एक एक करके मार डालूंगी। इतना कहकर वो सभी औरतें बेहोश हो जाती है और ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब उसके अगली रात हम देखते हैं वो चूड़ियां बेचने वाला आदमी सो रहा होता है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और उसके सामने लच्छी की आत्मा आ रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं विक्की लच्छी की याद में उसी पुराने पहाड़ी वाले इलाके में जाकर बैठा होता है। वो लच्छी को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक उसे दो आदमियों की आवाज सुनाई देती है जो कि किसी गलत काम और पैसे के बारे में बात कर रहे होते हैं। विक्की उनका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां पर उसके पीछे एक आदमी आकर विक्की के सर पर वार कर देता है, जिससे कि विक्की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद विक्की को जब होश आता है तब वो देवी और चिट्टी को यहाँ पर बुलाता है और उसके साथ जो घटना हुई उसके बारे में बताता है। तभी वहां पर पड़ा हुआ सामान देखकर देवी को चूड़िया बेचने वाले आदमी के ऊपर शक होता है। अब दोस्तों उसी रात में हम देखते हैं कि उस चूड़िया बेचने वाले आदमी की पत्नी के शरीर में लच्छी की आत्मा आ जाती है और वो उस आदमी को मारने पीटने लगती है, जिससे डर कर वो आदमी अपना गुनाह कबूल कर ले। लेकिन वो आदमी भागते हुए गांव के लोगों के पास आता है और उन्हें कहता है कि मैंने लच्छी को नहीं मारा है। अब गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो जाने के बाद वो आत्मा वहां से चली जाती है। ये देखकर देवी कहती है कि इससे पहले लच्छी की आत्मा ने किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब ये मामला सीरियस होता जा रहा है। हमें इस आदमी को किसी भी तरह सुरक्षित जगह पर रखना होगा जब तक हमें लच्छी के असली कातिल का पता नहीं चल जाता। तो अब उस चूड़िया बेचने वाले आदमी को एक घर के अंदर लाकर सुलाया जाता है। चिट्टी और सीनू के पिताजी उस घर के बाहर पहरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अगले दिन हम देखते हैं कि गांव के बाहर किसी पेड़ पर उसी आदमी की लाश लटकी हुई थी, जिसे देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसे तो लच्छी की आत्मा नहीं मारा होगा। लेकिन देवी कहती है कि नहीं, इस आदमी को लच्छी की आत्मा ने नहीं मारा है। असली कातिल का पता ना चले इसलिए कुछ लोगों ने इसे मार डाला। लेकिन इस बार गांव के लोगों को देवी की बातों पर भरोसा नहीं था। गांव के लोग सरपंच से कहते हैं कि सरपंच जी, हम इस लड़की के भरोसे बैठेंगे तो यह आत्मा हम सब लोगों को मार डालेगी। हमें कोई ना कोई दूसरा उपाय ढूंढना होगा। अब उसी रात को एक पास ही के गांव में रहने वाले बहुत बड़े स्वामी इनके गांव में आ जाते हैं। स्वामी जी देवी को देखकर कहते हैं कि अच्छा, तो वो तू ही लड़की है जो यहाँ पर भूत भगाने के लिए आई है, लेकिन अब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाई। देवी कहती है कि लच्छी की आत्मा बहुत ही शक्तिशाली है और वो अपना बदला लेकर ही रहेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं कि तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानती। मेरी शक्तियों का सामना करना लच्छी की आत्मा के बस की बात नहीं है। जिस पर देवी कहती है कि जो आंखों को दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, और सच क्या है मैं इन सब लोगों के सामने लाकर रहूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके अगले दिन हम देखते हैं स्वामी जी अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लच्छी की आत्मा उनके वश में नहीं आ रही थी। इसलिए वो एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की ठान लेते हैं और वो यज्ञ करने के लिए उन्हें एक कुंवारी लड़की चाहिए थी। यही बात वो गांव के सरपंच जी के पास जाकर बताते हैं, लेकिन गांव के लोग डर के मारे कहते हैं कि कौन ऐसी लड़की होगी जो अपने आप को खतरे में डालेगी। तो अब गांव की तरफ से कोई आगे नहीं आता, इसलिए देवी खुद ही उस पूजा में बैठने के लिए मान जाती है। वो स्वामी गांव के सभी लोगों के हाथ में एक ताबीज बांध देता है जिससे कि उन लोगों की रक्षा हो सके। अब उसके अगले दिन हम देवी और गांव के सभी लोगों को देखते हैं जो कि पूजा की शुरुआत करने के लिए स्वामी जी के पास जाने लगते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि लड़की, तुम्हारी इस पूजा में जान भी जा सकती है, लेकिन देवी कहती है कि जो भी हो मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर वो गांव के लोगों को कहती है कि आप सभी लोग तो लच्छी की आत्मा से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उसे किसने मारा, क्यों मारा, ये कभी सोचा है? नहीं, आपके हाथ तो सिर्फ पत्थर मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन किसी के आंसू पोंछने के लिए नहीं, और इसीलिए गांव को बचाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ रही है।
ऐसा कहते हुए वो उस पूजा में बैठ जाती है। स्वामी जी अपने तंत्र मंत्र करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी लच्छी की आत्मा वहाँ पर नहीं आ रही थी। तो अब लच्छी के दादा दादी को वहाँ पर बुलाया जाता है। ये स्वामी कहता है कि लच्छी के दादा और दादी को जला दो। गांव के लोग ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन स्वामी कहने लगता है कि बीच में कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और ये पूजा अधूरी रह गई तो मेरे मंत्रों का उल्टा असर होगा और ये गांव पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, जिससे कि गांव के सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर दादा और दादी के ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, लेकिन तभी उसी वक्त लच्छी की आत्मा देवी के अंदर आ जाती है। स्वामी उसे पूछते हैं कि बताओ तुम गांव के लोगों को क्यों सता रही हो। लच्छी की आत्मा बताने लगती है कि सीनू को किसने मारा और उसके खून का इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया और फिर मुझे भी मार दिया। ये सब कुछ किसने किया है ये सब मैं बताऊंगी। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ये स्वामी अपने तंत्र मंत्र से खजाने की तलाश कर रहा होता है और उसे अपनी साधना पूरी करने के लिए एक नौजवान कन्या की बलि देनी थी। जब उस रात लच्छी सीनू को सुजाता की मां की हार्ट अटैक के बारे में बताने ही वाली थी, तभी स्वामी जी के कुछ लोग वहां पर आकर लच्छी का चेहरा ढककर उसे किडनैप कर लेते हैं और सीनू को वहीं पर मार देते हैं। स्वामी जी ने उन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था और अब खजाना पाने की लालच में ये स्वामी लच्छी के टुकड़े टुकड़े करके खजाना पाने की साधना शुरू करता है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसे खजाना नहीं मिलता। और अब यहाँ प्रेजेंट में गांव के सभी लोग स्वामी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लच्छी कहती है कि मुझे मारते वक्त मेरा सर ढक दिया गया था, इसलिए मुझे किसने मारा ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आज जब मैंने फिर से उन्हीं मंत्रों को सुना तो मुझे पता चला कि इसी स्वामी ने मुझे मार डाला था। और दोस्तों अब सच जानने के बाद गांव के लोग भी पछताने लगते हैं कि उन्होंने माधवराव के परिवार और लच्छी को गलत समझा और इस स्वामी ने खजाना पाने के लिए एक नहीं बल्कि कई और लड़कियों की भी बलि दी थी। अब ये बात जानने के बाद गांव के सभी लोग स्वामी और उसके आदमियों को पत्थर मार मार कर मार डालते हैं। और दोस्तों इस तरह से लच्छी की आत्मा का बदला पूरा हो जाता है और ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।